के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल चौहान। खबरों पढ़ने से पहले एक नजर आज की अहम सुर्खियों पर। फर्जी निकला चंपावत नाबालिग गैंगरेप मामला, बदले की भावना से रची गई फर्जी गैंगरेप की साजिश, आरोपी कमल रावत गिरफ्तार, 50 लाख की ऑफर वाली बात भी झूठी। पिथौरागढ़ में सीएम धामी ने खेला क्रिकेट मैच, श्री सुरेंद्र सिंह वालदिया स्पोर्ट्स स्टेडियम में पहुंचे थे धामी। कार्यक्रम के बीच चौके छक्के लगाते दिखे सीएम। लक्सर में शिक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई, एक साथ 9 शिक्षकों की सेवा समाप्त, हाईकोर्ट ने नियुक्तियों को पाया गलत, आदेश पर कार्रवाई। उत्तराखंड में मंतांतरण के खेल का खुलासा, मिशनरियों के निशाने पर थारू बुक्सा राय सिख समाज, डीएम ने जांच के लिए दिए कमेटी के आदेश। डोईवाला तहसील में किसानों की हुंकार, भाकियों के बैनर तले किया जोरदार प्रदर्शन, खाद की किल्लत पर भड़के अन्नदाता। दून अस्पताल की इमरजेंसी में तोड़फोड़, पंजीकरण काउंटर पर पर्चा न बनाने का आरोप, तीमारदारों ने जमकर किया हंगामा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सीधे चलते खबरों के विस्तार में। उत्तराखंड के चंपावत में 16 साल की नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप के सनसनीखेज मामले में नया मोड़ ले लिया है। जो नाबालिग कब तक पीड़िता बताई जा रही थी, उसी ने गैंगरेप की घटना को फर्जी करार देते हुए साफ कह दिया कि उसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। साथ ही जांच में शामिल सीएमओ ने भी नाबालिग के साथ दुष्कर्म होने की पुष्टि से इनकार कर दिया है। पुलिस ने पूरे मामले में सबूत के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे मामले को षड्यंत्र बताया और मास्टरमाइंड कमल रावत को गिरफ्तारी की पुष्टि की है। सीसीटीवी फुटेज, सीडीआर और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर कई अहम तथ्य सामने आए हैं। इससे एक दिन पहले पूरे प्रदेश के हर छोटे बड़े दलों ने भाजपा सरकार को घेरने का पूरा प्रयास भी किया, लेकिन पुलिस की कार्रवाई में यह साफ हो गया कि घटना सोची समझी साजिश का हिस्सा थी, जिसको लेकर अब सियासत भी गर्मा गई है। देखिए। पीड़िता के पिता की तहरीर और पीड़िता के पहले बयान के मुताबिक चंपावत जिले के क्षेत्र में हथियारों के बल पर 16 वर्षीय नाबालिग लड़की से गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया गया। पीड़िता के पिता ने चंपावत कोतवाली में तीनों के खिलाफ तहरीर दी है। तहरीर के अनुसार पीड़िता के पिता एक बीमार व्यक्ति हैं, जो 5 मई को अपनी बेटी के साथ इलाज करवाने हेतु चंपावत आए। इलाज के बाद वो वापस गाँव लौट गए, लेकिन बेटी अपनी सहेली के विवाह कार्यक्रम में शामिल होने के लिए चंपावत में ही रुक गयी। जिसके बाद जब देर रात तक भी बेटी घर वापस नहीं लौटी तो बेटी को कॉल किया गया, लेकिन बेटी का फोन नहीं लगा। रात 1:30 बजे के करीब पीड़िता ने पिता को कॉल किया, लेकिन कोई बात नहीं हो पाई। घबराए पिता ने मामले की जानकारी पुलिस को देते हुए स्थानीय लोगों के साथ बेटी की खोजबीन शुरू की। इस दौरान सुबह 4 बजे नाबालिग बेटी एक गांव के कमरे में बंदी हुई मिली। पूछताछ में बेटी ने बताया कि 3 युवकों द्वारा उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी गई। अब मामले का खुलासा करते हुए बताया गया कि 6 मई को नाबालिग के पिता ने कोतवाली चंपावत में तहरीर देकर आरोप लगाया था कि उसकी 16 साल बेटी के साथ 3 लोगों ने दुष्कर्म किया है। शिकायत होते ही पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक चंपावत के निर्देश पर सीओ चंपावत की निगरानी में 10 सदस्यीय एसआईटी का गठन किया गया। इसके बाद पीड़िता से फिर से पूछताछ की गई तो पीड़िता ने पुलिस और कोर्ट के सामने कबूल किया कि दुष्कर्म की घटना को अंजाम नहीं दिया गया। पीड़िता ने कबूल किया कि पूरी साजिश कमल रावत और उसकी महिला मित्र व अन्य लोगों ने रची थी। 6 मई 2026 को थाना कोतवाली चंपावत क्षेत्र में एक घटना घटित हुई, जिसके संबंध में विक्टिम के फादर द्वारा कोतवाली आकर के एक एफआईआर लॉन्च कराई गई, जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि उनकी नाबालिग पुत्री के साथ कुछ लोगों द्वारा 5 तारीख की रात्रि को सामूहिक दुष्कर्म किया गया है। मैटर सेंसिटिव था, जिसको तत्काल संज्ञान में हमारे द्वारा लिया गया। वह सीओ चंपावत के पर्यवेक्षण में एक एसआईटी दल का गठन किया गया। गठित टीम द्वारा घटनास्थल निरीक्षण किया गया। वह आरएफएसएल रुद्रपुर द्वारा मौके पर साइंटिफिक तरीके से पूरे साक्ष्य संकलन की कार्रवाई अमल में लाई गई। पीड़िता को मेडिकल परीक्षण हेतु जिला चिकित्सालय लाया गया, जहां पर चिकित्सकों द्वारा उसका मेडिकल परीक्षण किया गया। उसके बाद पीड़िता का सीडब्ल्यूसी के समक्ष हमारे द्वारा काउंसलिंग कराई। एफआईआर में आए हुए तथ्य और जो हमारी तमामी विवेचना में आए साक्ष्य, दोनों में विरोधाभास देखा गया, जिसके परिणाम स्वरूप हमारे द्वारा अन्य पहलुओं पर भी विवेचना में गौर किया गया। देखिए, 2 दिन पहले जब ये मामला प्रकाश में आया तो पुलिस कप्तान की मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था।
जिसमें वो ये अपने आप की पीठ थपथपा रही थी कि हमको जैसे ही सूचना मिली हमने लड़की को रेस्क्यू किया। लड़की रस्सी से बंधी हुई थी, दरवाजा बंद था, दरवाजा खोला गया तो लड़की नग्न थी और अर्धनग्न अवस्था में उसके हाथ पांव बंधे हुए थे। उसको उसके साथ चाकू की नोक पर 3 लोगों ने रेप किया। उनके खिलाफ हमने एफआईआर कर ली है, वो लोग फरार हैं, उनकी गिरफ्तारी का प्रयास हो रहा है। और कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो कह रही है बिल्कुल साजिश थी, ऐसी घटना ही नहीं हुई। 164 के बयान में लड़की ने कहा कि मेरे साथ कोई इस प्रकार की घटना ही नहीं हुई। ये सारा मैनेज किया गया है। और उसके अलावा अगर माना पुलिस की जो वर्जन है, पुलिस की जो बात है, उसको हम सच भी मान लें तो मुझे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, जिनका मैं आज बयान पढ़ रहा था, उनसे सवाल है मेरा कि ये बताएं कमल रावत कौन है। देखिए, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये एक कैसा षड्यंत्र है और कांग्रेस पार्टी ने इस षड्यंत्र को रचा है, लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा कि इस षड्यंत्र का जो इफेक्ट है एक 16 साल की बच्ची का, आप उसकी मनोस्थिति देखिए कि उसे बहला फुसलाकर आप सिखाकर ऐसी बात कर रहे हैं, तो वो उस चीज को नहीं देख पा रही थी कि उसका जो जीवन है आगे इससे कितना प्रभावित होने वाला है। और इतनी मतलब घटिया राजनीति उन्होंने की है। और उनका जो एक मेंटल स्टेट आप देखिए कांग्रेस का क्या है कि एक बच्ची के प्रति उन्होंने उसको मतलब एक टूल किट की तरह यूज किया। और मैं उस बच्ची के साथ पूरी अपनी संवेदनाएं रखना चाहती हूँ कि उसका प्रभाव उसके ग्रोथ पे, उसकी सभी चीज़ों पे कैसे पड़ेगा। और ये क्योंकि आपके पास कोई मुद्दा नहीं है, कांग्रेस के पास इस समय कोई मुद्दा नहीं है, तो कोई मुद्दा ना होना और इस तरीके से एक घटिया मुद्दा उठाना ये बहुत गलत है। चंपावत में नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म के मामले की खबर पर मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने धामी सरकार पर हमला बोला। उत्तराखंड के विपक्षी दलों ने बयान जारी करते हुए कहा कि देवभूमि की कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। राज्य में रक्षक ही भक्षक बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने भाजपा सरकार को हर मोर्चे पर फेल साबित करार दिया। कांग्रेस जिलाध्यक्ष मोहित कुनियाल ने कहा कि पुलिस प्रशासन पीड़िता के बयान को आधार बनाकर मामले को रफा दफा करने का प्रयास कर रहा है, जबकि पूरा मामला संदिग्ध प्रतीत हो रहा है। मामले की निष्पक्ष और गहन जांच होनी चाहिए ताकि सच्चाई जनता के सामने आ सके। वहीं इस पूरे मामले पर भाजपा ने विपक्षी दलों के साथ कांग्रेस पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए हल्ला बोला और आरोप लगाया कि कांग्रेस लगातार राजनीतिक लाभ के लिए ऐसे मामलों को हवा देने का काम कर रही है और भाजपा नेताओं की छवि खराब करने की कोशिश कर रही है। ये देखिए बहुत क्लियर है कि साजिश किसकी थी, ये तो हमें भी नहीं पता, लेकिन धुआं अगर चिंगारी लगती है तो धुआं भी उड़ता है, ये मान। लेकिन हमें बहुत संभल के अब अपने को चलना होगा कि किसी की बच्ची वास्तव में अगर 1% ये हुआ कि नहीं हुआ और हम इस तरह का कोई कार्यक्रम ऐसा करते तो हमें लगता कि किसी की बच्ची के साथ जो है गलत हो ना हो जाए, कि हम गलत हो ना कर रहे हो कि भाई उसका नाम उछाल रहे हो कि उसने ऐसा किया, उसके साथ ऐसा हुआ। हम जो है हमें पता है कि उसे दबाया गया है, इतना हमें पता है। लेकिन कल को कोई हमें कहते कि आप कौन होते हैं हमारे बच्चे के बारे में। किस मुद्दे को उन लोगों ने उजागर किया, जोर शोरों से उजागर किया। देखिए सबने देखा, पूरे प्रदेश ने देखा, एक नाबालिग बच्ची 16 साल की एक बच्ची जिसके पैर रस्सी से बंधे हुए थे, उसके साथ दुष्कर्म किया गया। सबने देखा और सबकी आंखों में आंसू थे, क्योंकि हम लोग इतने सालों से मुद्दे उठा रहे हैं। बहन अंकिता भंडारी का मुद्दा अभी तक उसके लिए हम लोग लड़ रहे हैं, अभी तक वो भाजपा के महामंत्री पे कोई एक्शन नहीं हुआ। और इस मुद्दे पर जो चंपावत का मुद्दा है, इसमें कौन लोग सामने आ रहे थे? बीजेपी का मंडल उपाध्यक्ष रावत जो है बंदा, पूरन सिंह रावत, वो इसमें सामने आया। और अब ये अचानक से इसमें आता है कि इसमें साजिश की गई है। भैया जिस दिन इस पे बेटी के साथ अत्याचार हुआ, इसके साथ दुष्कर्म हुआ, तो बेटी के जो पिता हैं वो थाने में गए, नामजद रिपोर्ट उन्होंने लिखाई और तुरंत संगीन धाराओं पर उस पर केस दर्ज किया गया। कि एक घटना जो चंपावत में होती है और उसको एक पूरा उसका राजनीतिकरण किया जाता है, और उसके बाद जब साक्ष्य सामने आते हैं तो हमें पता लगता है कि तथ्य क्या है और क्या क्या हुआ वहां पर, और ऐसा कुछ था ही नहीं जिसको राजनीति जिस पे करने की कोशिश की गई।
हम सब ने देखा कि ये जिस प्रकार का कृत्य है, अगर हम बात करें हमारे प्रदेश की, हमारे देश की बच्चियों की, तो हम सब उनके लिए प्रतिबद्ध हैं कि किस तरह उनकी जो सुरक्षा है हमारे लिए सर्वोपरि है, सबसे पहले है। लेकिन अगर ऐसी कोई भी मुद्दा आता है तो उसको राजनीतिकरण करना, उस पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का अगर काम है, तो कांग्रेस लगातार ऐसे कामों में लिप्त दिखाई देती है। हम देख रहे हैं, हमने देखा कि 5 मई को ये कथित घटना ऐसा बताया गया कि होती है, और उसके बाद इनके खिलाफ शिकायत होती है। 3 लोगों के उसमें नाम आते हैं, जिसमें कि एक बच्चा जो है वो अग्निवीर की भी तैयारी कर रहा है, उसके भी करियर से खिलवाड़ करने की कोशिश ये होती है। चंपावत जिले में नाबालिग लड़की के साथ हुए गैंगरेप के मामले में अब नया मोड़ आ गया है। पुलिस ने इस मामले में बीजेपी नेता समेत 3 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। वहीं अब आरोपियों के परिजन भी मीडिया के सामने आकर बयान दे रहे हैं और इस पूरी घटना को राजनीतिक साजिश बता रहे हैं। कुल मिलाकर पुलिस के खुलासे से ये साफ हो गया है कि इस घटना को राजनीतिक साजिश के तहत अंजाम दिया गया। लेकिन सवाल यही है कि कानून व्यवस्था और सरकारों को दोष देने से पहले सत्यता और साजिश को भी समझना बेहद जरूरी बन जाता है। खासकर उन राजनीतिक दलों पर इसकी जिम्मेदारी महत्वपूर्ण है जो जनता के बीच संदेश देने का काम करते हैं, जिससे प्रदेश का भविष्य और अमन चयन भी बरकरार रहे। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। रुक करते अगली खबर का। चंपावत के चर्चित दुष्कर्म प्रकरण में नया मोड़ सामने आया है। मामले में पीड़ित का बयान सामने आया है, उसके साथ किसी प्रकार का कोई अपराध नहीं हुआ है। जो सुबह 3 लोगों के दुष्कर्म के आरोप में यहाँ लाई थी, और मैं ये सच कहना चाहती कि उन तीनों ने मेरे साथ कुछ नहीं किया था। विनोद रावत मेरा दोस्त था, वरुण रावत और नवीन रावत को मैं जानती भी नहीं थी, इसलिए उन तीनों ने मेरे साथ कुछ भी ऐसा गलत काम नहीं किया है। और मैं विनोद रावत मेरा दोस्त था, जिसे शादी में बुलाया गया था, और शादी में मैं गई थी, मेरी दोस्ती की शादी में थी, और वो वहाँ आया था और मैं भी गई थी, लेकिन वो आया और जल्दी चला गया था। और हम तीनों का दूसरा प्लान ये था, मैं और कमल रावत और अर्जिता राय, उन तीनों का ये प्लान था कि उनके कमरे में जाए और खुद ही जाके दुष्कर्म वाली हालत बना के उन पे मतलब आरोप लगाए। और मैं स्पष्ट कहना चाहती हूँ कि इन तीनों ने मेरे साथ कुछ भी गलत काम नहीं किया, और ये मैं किसी के दबाव में आके नहीं गई, खुद ने होश से हवास में गई। रुक करते अगली खबर का। खबर डोईवाला से। चंपावत प्रकरण को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का विरोध लगातार जारी है। परवादुन कांग्रेस जिलाध्यक्ष मोहित उनियाल के नेतृत्व में डोईवाला में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए सरकार का पुतला दहन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मामले की उच्च स्तरीय जांच कराने और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। प्रदर्शन के दौरान सरकार और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। जिलाध्यक्ष मोहित उनियाल ने आरोप लगाया कि पुलिस प्रशासन पीड़ित के बयान के आधार पर मामले को दबाने का प्रयास कर रहा है। इनसे देखिए, आप बड़े भाई हैं, बहुत समझदार हैं, और आप मीडिया से हैं, और 2 दिन से प्रदेश की मीडिया ने ही इस मुद्दे को उजागर किया। मैं तो प्रदेश की मीडिया का धन्यवाद करना चाहूँगा, प्रिंट मीडिया का, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, पोर्टल्स का, सबका धन्यवाद करना चाहूँगा कि इस मुद्दे को उन लोगों ने उजागर किया, जोर शोरों से उजागर किया। देखिए, सबने देखा, पूरे प्रदेश ने देखा, एक नाबालिग बच्ची है, 16 साल की एक बच्ची, जिसके पैर रस्सी से बंधे हुए थे, उसके साथ दुष्कर्म किया गया। सबने देखा और सबकी आंखों में आंसू थे, क्योंकि हम लोग इतने सालों से मुद्दे उठा रहे हैं। बहन अंकिता भंडारी का मुद्दा, अभी तक उसके लिए हम लोग लड़ रहे हैं, अभी तक वो भाजपा के महामंत्री पे कोई एक्शन नहीं हुआ। रुक करते अगली खबर का। देहरादून में कांग्रेस ने चंपावत प्रकरण को लेकर भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए हैं।
कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि पुलिस ने शुरुआत में मामले को गंभीर बताते हुए रेप और रेस्क्यू की बात कही थी, लेकिन बाद में इसे साजिश करार दे दिया गया। धस्माना ने आरोप लगाया कि जिन लोगों के नाम सामने आ रहे हैं उनका संबंध भाजपा संगठन से रहा है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक रंजिश के चलते एक नाबालिग लड़की का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो बेहद गंभीर विषय है। कांग्रेस ने मामले की निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए कहा कि सच्चाई सामने आनी चाहिए और किसी भी प्रकार की राजनीतिक हस्तक्षेप से बचा जाना चाहिए। देखिए, 2 दिन पहले जब ये मामला प्रकाश में आया तो पुलिस कप्तान की मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, जिसमें वो ये अपने आप की पीठ थपथपा रही थी कि हमको जैसे ही सूचना मिली हमने लड़की को रेस्क्यू किया। लड़की रस्सी से बंधी हुई थी, दरवाजा बंद था, दरवाजा खोला गया तो लड़की नग्न थी और अर्धनग्न अवस्था में उसके हाथ पांव बंधे हुए थे। उसको उसके साथ चाकू की नोक पर 3 लोगों ने रेप किया। उनके खिलाफ हमने एफआईआर कर ली है, वो लोग फरार हैं, उनकी गिरफ्तारी का प्रयास हो रहा है। और कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो कह रही है बिल्कुल साजिश थी। रुक करते अगली खबर हल्द्वानी से, जहां उत्तराखंड यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष विशाल सिंह भोजक का यहां पहुंचने पर कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने जोरदार स्वागत किया। तेज धूप के बावजूद युवाओं में खासा उत्साह देखने को मिला और उन्होंने जगह जगह एकत्र होकर अपने नेता को फूल मालाओं के साथ गर्मजोशी से स्वागत किया। इस दौरान रैली में शामिल उत्साहित युवाओं ने जोरदार नारेबाजी का सिलसिला जारी रखा। प्रदेश अध्यक्ष विशाल सिंह भोजक ने युवाओं के संगठन को मजबूत करने के लिए आगामी विभिन्न कार्यक्रमों में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने की अपील की। साथ ही बूथ स्तर पर जन समस्याओं को लेकर सड़क से सदन तक संघर्ष जारी रखने पर जोर दिया। पर पूरे उत्तराखंड के युवा साथियों के आशीर्वाद से, उत्तराखंड के युवा साथियों के सहयोग से इस यूथ कांग्रेस के चुनाव में हम विजय हुए हैं। और निश्चित तौर पर जिस प्रकार से पहले भी हमने युवा कांग्रेस के माध्यम से युवाओं की आवाज को उठाया है, उसी प्रकार से पूरे प्रदेश के युवाओं की आवाज को बुलंद करने का काम युवा कांग्रेस करेगी। ये सरकार युवाओं के साथ छलावा करने में माहिर है, ये सरकार युवाओं को धोखा देने में माहिर है। तो इस सरकार के खिलाफ युवा कांग्रेस पूरी मजबूती के साथ अपने युवाओं के हक की लड़ाई लड़ेगी और इस सरकार की ईंट से ईंट बजाने। वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद फिर आपका बहुत स्वागत है। खबरों में बढ़ते हैं। लक्सर में शिक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक 7-9 शिक्षकों की सेवा समाप्त कर दी है। जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा की गई इस कार्रवाई के बाद विभाग में हड़कंप मच गया है। इस खंड शिक्षा अधिकारी विनोद कुमार ने बताया कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के बाद यह कदम उठाया गया है। इन शिक्षकों के खिलाफ दायर याचिका पर आदेश आने के बाद उनकी नियुक्तियों को गलत पाया गया, जिसके आधार पर सेवा समाप्त की गई है। जानकारी के अनुसार बर्खास्त किए गए शिक्षकों में 5 उर्दू शिक्षक और 4 प्राथमिक शिक्षक शामिल हैं। बताया गया कि कुछ शिक्षकों के शैक्षणिक अंक निर्धारित मानकों से कम पाए गए थे और उनकी नियुक्ति प्रक्रिया पर भी सवाल उठे थे। बात करूंगा, जिला शिक्षा अधिकारी हमारे हरिद्वार द्वारा एक रिट याचिका हमारे माननीय उच्च न्यायालय में निर्णय लंबित थी। उसके निर्णय के क्रम में उसका जो निर्णय हुआ है उसके क्रम में जो हमारे पास अध्यापक जिन्होंने जिले में अप्लाई किया था, उसके बाद वो सर्विस में भी थे, लेकिन उनकी जो स्नातक स्तर पर जो मानक है उससे कम अंक थे। जैसे जनरल के लिए 50% से कम थे उनके, और जो रिजर्व कैटेगरी है उसमें 45% से कम थे। तो उन अध्यापकों को उनकी सेवाएं समाप्त की गई है। रुक करते अगली खबर का खबर नैनीताल से, जहां उत्तराखंड हाईकोर्ट ने प्रदेश के उपनल संविदा कर्मचारी संघ व वन विभाग में वर्षों से कार्यरत दैनिक श्रमिकों को कोर्ट के आदेशों के बावजूद नियमित न करने को लेकर दायर अवमानना याचिकाओं पर सुनवाई की। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की तरफ से कोर्ट को बताया गया कि सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को कैबिनेट में रखा गया है, इसलिए फैसले पर अमल कराने के लिए कोर्ट से अतिरिक्त समय मांगा गया। सरकार की ओर से अतिरिक्त समय मांग को स्वीकार करते हुए कोर्ट ने मामले की सुनवाई की सप्ताह बाद करना तय कर दिया। बता दें कि पूर्व में हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट की
एकल पीठ ने राज्य सरकार के कार्मिक सचिव शैलेश बगोली को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होने को कहा था। कोर्ट ने कार्मिक सचिव से पूछा कि अभी तक उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का अनुपालन क्यों नहीं हुआ और सरकार ने इनके नियमितीकरण के लिए क्या उपाय किए हैं, वो बताएं। संविदा कर्मचारी संघ जो है, इनके द्वारा जो है अवमानना याचिका दायर की थी माननीय न्यायालय के समक्ष, जो कुंदन सिंह वाले निर्णय का अनुपालन न करने के लिए, जिसमें पिछली बार कार्मिक सचिव को व्यक्तिगत रूप से बुलाया था, उनके द्वारा कहा गया था हम इस पर प्रोसेस कर रहे हैं। आज जो एडिशनल एडवोकेट जनरल है, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि साहब हमने जो कट ऑफ डेट जो सजेस्ट की थी, सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय था 2024 करने के लिए, क्योंकि वो उनका है क्या बोलते हैं, कैबिनेट ने ही क्योंकि 18% थे, उनके सामने हमने पॉजिटिवली रखा है और उसके लिए हमें थोड़ा समय चाहिए। और दूसरा जो है मिनिमम पे स्केल और देने का और GST न काटे जाने का, उसके संबंध में अगले हफ्ते की डेट लगाई है कोर्ट ने। रुक करते अगली खबर का। नैनीताल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया के विरोध में धरना प्रदर्शन किया है। यह प्रदर्शन तल्लीताल स्थित गांधी मूर्ति के समीप डांठ क्षेत्र में आयोजित किया गया, जिसमें हस्ताक्षर अभियान भी चलाया गया। प्रदर्शन का नेतृत्व पूर्व सैनिक एवं प्रदेश कांग्रेस के पूर्व सैनिक विभाग के अध्यक्ष कर्नल राम रतन सिंह नेगी ने किया। उन्होंने कहा कि अग्निपथ योजना को वापस लेकर पुरानी स्थायी भर्ती प्रणाली को बहाल किया जाना चाहिए। पूर्व सैनिकों ने चिंता जताई कि 4 साल बाद बड़ी संख्या में अग्निवीरों के सामने रोजगार का संकट पैदा होगा और सेना में अनुभव की कमी भी एक गंभीर मुद्दा बन सकता है। आज हमारा जो अग्निपथ योजना जिसके अंतर्गत अग्निवीर भर्ती हो रहे हैं, उसके विरोध में हम एक हस्ताक्षर अभियान पूरे प्रदेश में चला रहे हैं। ये हमारा चौथा चरण है। ये चरण हमने 4 तारीख को शुरू किया था, जो कि हमारा खटीमा से चंपावत और पिथौरागढ़ बागेश्वर से होते हुए आज नैनीताल की धरती में हम लोग आए हैं। हमारा ये मानना है कि ये जो योजना है, ये सिर्फ एक भर्ती योजना ही नहीं है, ये हमारे युवाओं के साथ बहुत बड़ा, उनके भविष्य के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है, क्योंकि एक तो भर्तियों को बहुत ज़्यादा कम कर दिया गया है। दूसरा, ये भर्ती सिर्फ 4 साल के लिए है और 4 साल के बाद फिर उसने बेरोजगार हो जाना है, तो ये उसके भविष्य के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। खबर हल्द्वानी से है, जहां डीएम के निर्देश पर एडीएम विवेक राय और एसडीएम प्रमोद कुमार ने शहर में संचालित देवभूमि मोटर ड्राइविंग स्कूल में छापेमारी के दौरान अनियमितताएं उजागर होने पर संचालन बंद करने के निर्देश दिए। एडीएम ने बताया कि बिना प्रशिक्षण दिए ड्राइविंग लाइसेंस जारी कराए जाने की शिकायत मिली थी, जिसके आधार पर गोलापुर, पूरा पड़ाव सहित शहर के अन्य मोटर ड्राइविंग स्कूल चेक किए गए हैं। अधिकारी महोदय को शिकायत प्राप्त हुई थी कि आरटीओ ऑफिस के आसपास और जिले में जो मोटर ट्रेनिंग स्कूल चल रहे हैं, उनके पास पर्याप्त संसाधन नहीं है, इक्विपमेंट्स नहीं है, फिर भी उनके द्वारा बिना ट्रेनिंग दिए सर्टिफिकेट इशू की जा रही हैं, जिसके आधार पर लाइसेंस बन रहा है। उसी शिकायत के क्रम में आज मैं जो है आरटीओ ऑफिस के इर्द गिर्द जितने भी मोटरिंग ट्रेनिंग सेंटर हैं, उसका हमने निरीक्षण। फिलहाल खबर उत्तराखंड में मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।